हेलो स्टूडेंट, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी को डिस्कस करते हैं। उसके साथ ही डिटेल में इंग्लिश की भी क्लासेस लेते हैं और उनको भी डिस्कस करते हैं, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो आज की क्लास है जो वो बीएड सेकेंड ईयर व डीएलएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे परामर्श के बारे में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग परामर्श का अर्थ। परामर्श और निर्देशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही कहा है कि जो परामर्श और निर्देशन है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे यानी इसका कहने का मतलब है एक के अभाव में दूसरा कुछ भी नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी जहाँ सिक्का जाएगा दोनों चीज़ जाएंगी साथ में। तो परामर्श शब्द जो दो व्यक्तियों के संपर्क को कहते हैं। जैसे ही निर्देशन भी दो व्यक्तियों का संपर्क होता है, वैसे ही परामर्श भी दो व्यक्तियों का संपर्क होता है। दो व्यक्ति मिलते हैं और परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला तथा दूसरा परामर्श लेने वाला। तो परामर्श लेने वाला होता है परामर्श प्रार्थी और परामर्श देने वाला होता है परामर्श दाता। परामर्श देने वाला परामर्श दाता और परामर्श लेने वाला परामर्श प्रार्थी होता है। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिन्हें परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को सुलझाने व समझने का कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में ये प्रोसेस दो व्यक्तियों के मिलने से होता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़, परामर्श देने वाले को परामर्श दाता कहते हैं और परामर्श लेने वाले को परामर्श प्रार्थी कहते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है? इस पूरे प्रोसेस में होता है कि जो परामर्श देने वाला है, परामर्श दाता है, वो परामर्श लेने वाले की समस्या को सुलझाने का और समझने का प्रयत्न करता है। यानी उसका परामर्श दाता का काम क्या होता है कि वो परामर्श देने वाले की समस्या को समझे और सुलझाने के लिए प्रयास करे। तो ये उसका काम होता है। इसके बारे में परामर्श दाता परामर्श चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान, यानी वो उसकी भी हेल्प लेता है। किसकी हेल्प? परामर्श प्रार्थी की भी हेल्प लेता है, यानी जिसको परामर्श लेना है उसकी भी हेल्प लेता है परामर्शदाता। उसकी पूरी प्रक्रिया को समझने में, उसके पूरे सॉल्यूशन करने में उसकी भी वो हेल्प लेता है। तो ये एक बात है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि परामर्श देने वाला परामर्शदाता, परामर्श लेने वाला परामर्श प्रार्थी होता है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है निर्देशन परामर्श। इसमें क्या होता है, परामर्शदाता जो होता है वो परामर्श प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है। आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। पारस्परिक बातचीत भी होती है, आदान प्रदान अर्थात पारस्परिक बातचीत भी होती है। और अंत में परामर्श चाहने वाले अथवा परामर्श प्रार्थी की समस्या का क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? समाधान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बात है। अब आगे चलते हैं, परामर्श की डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, विभिन्न अर्थशास्त्र निर्देशन शास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। हम लोग जोन्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। साक्षात्कार के समान, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता? इंटरव्यूअर जो होता है वो सामने वाले से क्वेश्चनिंग करता है, पूछता है, अपने बारे में भी कुछ बताता है, थोड़ा सा खुद भी आपसी बातचीत होती है दो लोगों की कुल मिला के। तो ऐसे ही क्या होता है, साक्षात्कार के तरीके से ही परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से संपर्क होता है। जोन्स ने बोला है कि आमने सामने दो व्यक्ति बैठे होते हैं, एक दूसरे का संपर्क होता है, बातचीत होती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? परामर्श कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द जोन्स के अनुसार एक दो व्यक्तियों का संपर्क, आमने सामने का संपर्क होना। ये बोर्डिंग ने देख क्या बोला है? बोर्डिंग ने कहा है परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा। साक्षात्कार विधि में क्या होता है? एक तो साक्षात्कार लेने वाला और दूसरा साक्षात्कार जिसका लिया जा रहा है, वो दोनों लोग बैठे होते हैं, आपसी क्वेश्चनिंग करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उसी के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी को भी समझ लेते हैं, उसके बारे में कई चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो वही टेक्निक यहाँ पे इसमें भी परामर्श में भी यूज़ होती है। साक्षात्कार के तरीके, साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता देने की प्रक्रिया। क्या होता है साक्षात्कार विधि? मतलब यानी कि एक दूसरे से बातचीत करते करते, एक दूसरे के सामने बैठे बैठे उसकी समस्याओं को समझकर निपटा देना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोर्डिंग कहते हैं, परामर्श। समझ में आ गया होगा, आई होप। अब मायर्स ने क्या बोला है? मायर्स ने भी एक अलग डेफिनेशन दी है। परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच संपर्क, कुल मिला के वही चीज़ आ रहा, संपर्क, आमने सामने का संपर्क, जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दे। बिल्कुल सही बोला, मायर्स की डेफिनेशन भी बहुत ईजी है। आमने सामने का संपर्क जिसमें सहायता मिलती है एक व्यक्ति को। एक व्यक्ति कौन होगा? व्यक्ति वही होगा जो सहायता लेने आया होगा, परामर्श प्रार्थी कह सकते हैं, या फिर परामर्श प्रार्थी को सहायता मिलती है। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी। देखिए सभी डेफिनेशंस में क्या हो रहा है,
एक तो क्या हो रहा, संपर्क की बात हो रही है, ठीक है, आमने सामने संपर्क की बात हो रही है। दूसरी डेफिनेशन में क्या हो रहा, समस्या समाधान की बात हो रही है, ठीक है, सहायता कर रहा है। साक्षात्कार विधि सब जगह यूज हो रही है। मार्स ने भी यही बोला, संपर्क हो रहा है, एक दूसरे का संपर्क हो रहा है और सहायता दी जा रही है, ठीक है, वही चीज़। समस्याओं को सुलझाने का, समाधान करने का मतलब सहायता ही करना है उस दूसरे व्यक्ति के। आगे देखते हैं, हम्पी ट्रैफलर ने कुछ दिए डेफिनेशन गिलमर रेन के अनुसार, ये आप लोग समझ लेना, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग परामर्श के प्रकार एवं विविधियाँ टाइप ऑफ परामर्श। परामर्श कितने प्रकार का होता है? देखिए, परामर्श जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो निर्देशात्मक होता है, दूसरा अनिर्देशात्मक होता है और तीसरा होता है समन्वित परामर्श। सबसे पहले देखते हैं हम लोग निर्देशात्मक परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श में क्या होता है कि जो परामर्श देने वाला होता है, परामर्श दाता, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वही डिसीजन लेता है किसके बारे में, परामर्श प्रार्थी के बारे में। वही उसको सलाह बताता है, वही मतलब सबसे बड़ा दाता वही होता है। यानी उसको कह सकते हैं हम लोग, उसी पे सारा निर्णय लेना होता है, वही सब डिसाइड करता है, वही उसके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा अनिर्देशात्मक परामर्श, इसमें क्या होता है, अनिर्देशात्मक परामर्श में, अनिर्देशीय परामर्श में होता है कि सारी चीज़ें किस पे छोड़ दी जाती हैं, परामर्श प्रार्थी। बस परामर्श देने वाला क्या है, एक हेल्पर की तरह होता है, वो खाली हेल्प करता है, उसकी हेल्पर की तरह होता है। क्या करता है, खाली उसकी हेल्प करता है, बाकी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है, बाकी चीज़ें उसका काम नहीं है। तो वो क्या हो गया यहाँ पे, वो हो गया हमारा परामर्श देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, परामर्श प्रार्थी को ज़्यादा वो दिया जा रहा है, क्या इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि सब डिसीजन सब उसकी, खाली जो हमारा परामर्श दाता है वो खाली तो समझे उसे आपसे डिसीजन ले सकेगा, परामर्श प्राप्त लेगा। और क्या होता था इसमें, हेल्प तो था वो, लेकिन हेल्प करने के साथ मुखिया भी वही होता था, डिसीजन भी वही लेता था, सब चीज़ें उसी के हाथ में होती थी। इसको कह सकते हैं हम लोग परामर्श दाता प्रधान विधि है ये परामर्श प्रार्थी प्रधान। और ये जो है समन्वित, इसमें क्या होता है, दोनों लोग का समन्वय रहता है, परामर्शदाता का भी, परामर्श प्रार्थी का भी, दोनों को महत्व दिया जाता है, दोनों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, दोनों के द्वारा समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाता है और दोनों के द्वारा समस्या को सुलझाने के लिए नई नई तरकीबें खोजी जाती हैं, दोनों का ही रोल होता है। तो ये होगा तीनों आपके टाइप, कौन से, अनिर्देशनीय, पहला निर्देशात्मक, दूसरा अनिर्देशनीय, निर्देशात्मक जिसमें परामर्शदाता प्रधान होता है, ऐसे लर्न कर सकते हैं आप। अनिर्देशनीय जिसमें क्या होता है, परामर्श प्रार्थी प्रधान होता है। समन्वय जिसमें दोनों का समान रोल रहता है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परामर्श। परामर्श की कुछ विशेषताओं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। परामर्शदाता की विशेषताएं। परामर्श में किसी व्यक्ति की समस्याओं को समाधान नहीं किया जाता है, अपितु उसे समस्या समाधान करने के लिए सहायता दी जाती है। कहने का मतलब है, उसकी समस्या को आप सॉल्व नहीं कर सकते, बस उसकी समस्या सॉल्व करने के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं कि भाई देखो, सजेशन दे दिया, इस तरीके से आप इस समस्या से उभर सकते हैं, ये तरीका है, आप इसका प्रयोग करें। ये नहीं है कि वो आपकी समस्या खत्म कर देगा। दूसरी चीज, दूसरा उसका विशेषता क्या है, दूसरी जो विशेषता है वो है, परामर्श में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है, 2 से अधिक लोग बाग नहीं होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता, 2 लोग होते हैं, 2 से अधिक लोग बाग नहीं शामिल इसमें होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। थर्ड विशेषता, परामर्श सलाह देता नहीं, परामर्श सलाह देना नहीं है और ना ही परामर्शदाता के द्वारा परामर्श प्रार्थी के लिए किसी प्रकार का निर्णय। देखो, मैंने आपको भी डेफिनेशन ही बताया था कि कोई निर्णय नहीं लेता है, डिसीजन नहीं लेता है, सलाह ना ही परामर्शदाता के द्वारा परामर्श प्रार्थी के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना। निर्णय तो परामर्श प्रार्थी पर निर्भर होता है। आप सलाह दे सकते हो, उसे बता सकते हो कि वो समस्या से कैसे उभर सकता है, लेकिन उसकी समस्या का आप डिसीजन नहीं ले सकते कि वो ऐसा करे, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। फोर्थ देखते हैं, परामर्श में व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता प्रत्यक्ष सलाह या उपयोगी सूचना प्रदान करके नहीं, बल्कि प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा। परामर्श में व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता, परामर्श में जो सहायता दी जाती है वो प्रत्यक्ष सलाह या उपयोगी सूचना प्रदान करके नहीं, प्रत्यक्ष सलाह नहीं दी जाती, उपयोगी सूचना नहीं दी जाती, बल्कि प्रशिक्षित, यानी कह सकते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है,
कोई प्रशिक्षित यानी जिस ट्रेंड परामर्शदाता होता है उसी के द्वारा ही सलाह दी जाती है, व्यक्तिगत मुलाकातों के द्वारा सलाह दी जाती है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति ही परामर्शदाता नहीं होता है, वो कोई प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो अनुभवी होता है, जिसे ज़्यादा नॉलेज होती है, आपसे ज़्यादा, कोई भी हो सकता है वो परामर्शदाता, उसे आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है, इसलिए वो आपको पर्सनली मिलकर मुलाकातों के द्वारा आपको सलाह देता है, सहायता करता है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, परामर्श की प्रक्रिया की समाप्ति उसी समय हो जाती है जब परामर्शदाता व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता देता है। अब ये प्रोसेस कब खत्म हो जाता है हमारा, जब वो निर्णय पर निर्णय नहीं लेगा, लेकिन निर्णय तक पहुंचने में हेल्प करेगा। परामर्शदाता कोई निर्णय खुद नहीं लेगा, वो परामर्श प्रार्थी को निर्णय तक पहुंचाने में हेल्प करेगा, और बस जब निर्णय तक वो पहुंच जाएगा तभी उसका काम खत्म हो जाएगा, किसका, परामर्शदाता का। ठीक है, यानी वो हेल्प करेगा कि परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या को हल करने के डिसीजन पर पहुंच जाए, सारे प्रोसेस कर ले, उसके बाद फिर परामर्शदाता का काम खत्म। आगे देखते हैं, शिक्षक परामर्शदाता के रूप में। अब टीचर का क्या रोल है, कि हम लोग एजुकेशन फील्ड में तो टीचर के भी बहुत सारे दायित्व हैं जो हर फील्ड में टीचर को अपने निभाने होते हैं। अब हम लोग देखते हैं परामर्शदाता के रूप में टीचर का क्या रोल है। तो एक अच्छे परामर्शदाता में किसी एक गुण या विशेषता का समावेश ना होकर अनेक गुणों विशेषताओं का समावेश होता है। कहते हैं कि कहा जा रहा है कि जो परामर्शदाता है उसमें एक गुण या एक विशेषता नहीं होना चाहिए, कई सारी अच्छी विशेषताएं और गुण का समावेश होना जरूरी है, क्योंकि समस्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। एक परामर्शदाता के गुणों एवं विशेषताओं में हांडी महोदय का कहना है, क्या कहना है, यदि कोई व्यक्ति उन विशेषताओं की सूची तैयार करे, यानी किसकी विशेषताएं, परामर्शदाता की विशेषताओं की सूची तैयार करे जिनका परामर्शदाता में होना आवश्यक है, यानी जो वो एक परामर्शदाता में मानता है कि ये होना जरूरी है, तो वो कौन सी चीज़ें होंगी, सर्वोत्तम गुणों के संग्रह के समान हो सकती है, यानी सबसे अच्छे गुणों के संग्रह, यानी परामर्शदाता हो वो व्यक्ति हो सकता है इसमें सारे अच्छे गुणों का संग्रह यानी समावेश हो, संग्रह हो, कलेक्शन हो। तो ये परामर्श केलर ने क्या बोला इस संबंध में, एक परामर्शदाता में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है, गहरा विशिष्ट ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, डीप नॉलेज, इंटर साक्षात्कार भी होना चाहिए, कर लेना चाहिए, परीक्षण, नियोजन की टेक्निक करना, प्लानिंग कैसे की जाए, इसमें परफेक्ट होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, अच्छी आधार शक्ति, विवेकशीलता, उत्साह, संवेदनशीलता, सहानुभूति, ये सब किसके अकॉर्डिंग, केलर के अकॉर्डिंग इतने इतने गुण एक किस में होना चाहिए, परामर्शदाता में होना चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में है अगर, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से विभिन्न अन्य विद्वानों ने भी परामर्शदाता के विभिन्न गुण, विशेषताओं तथा योग्यताओं का वर्णन तो कर ही दिया है। कुछ मुख्य विद्वानों के अनुसार एक अच्छे परामर्शदाता में निम्नलिखित गुण और विशेषताओं का होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं काउंसलर है, यानी जो हमारा परामर्शदाता है उसमें कौन कौन से गुण और विशेषताएं होना चाहिए, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, तभी वो एक अच्छा क्या होगा, परामर्शदाता होगा, अगर उसमें निम्नलिखित गुण होंगे। पहला गुण क्या है, उसमें गहन विशिष्ट ज्ञान, केलर महोदय ने ये बोला है कि उससे डीप नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। अगर उससे ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या दूसरे की हेल्प कर पाएगा, जब वो खुद ही उस विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान नॉलेज नहीं रखता है तो वो उस दूसरे व्यक्ति क्या हेल्प कर पाएगा। तो एक ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लेकर, और पर्टिकुलर क्या, ऑल ओवर की भी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। एक परामर्शदाता की विभिन्न व्यवसायों से संबंधित, सभी व्यवसायों से संबंधित जानकारी आवश्यक है, उसमें होना चाहिए, सभी विषयों की थोड़ी थोड़ी व्यवसायों की भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है क्लाइंट जो आपके पास आ रहा है उसको एक ही चीज़ से लेकर समस्या हो, उसकी समस्या तो किसी भी चीज़ से लिंक हो सकती है ना। तो एज अ परामर्शदाता आपके पास सभी चीज़ों का डीप नॉलेज होना चाहिए, साथ ही उसे विभिन्न एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाले नए नए रोजगारों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, बता सके कि ये रोजगार आप करके अपना जीविका चला सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, उचित प्रशिक्षण देना आना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए।
ट्रेनिंग देना आना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए वो पहले से ही। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही ट्रेंड नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि परामर्श कैसे दिया जाता है और वो किसी को परामर्श देने के लिए चला, तो ये सही नहीं है। परामर्शदाता को छात्रों की सभी प्रकार की रुचियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। एक पॉइंट और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसे क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी की भी नॉलेज होना चाहिए। साइकोलॉजी की नॉलेज क्यों होना चाहिए, तभी तो बच्चे की रुचियों को समझ पाएगा, उसकी रुचियों के अनुरूप भी उसकी मदद कर पाएगा, उसकी आवश्यकता को समझ पाएगा, उसके साथ साथ उसकी योग्यता को समझ पाएगा, उसकी क्षमताओं को समझ पाएगा, उसके अनुरूप उसको परामर्श दे पाएगा। ये भी होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, छात्र प्रशिक्षण। परामर्शदाता को छात्रों में पर्याप्त रुचि लेनी चाहिए। जैसा कि हांडी महोदय ने कहा है, परामर्शदाता को वास्तविक प्रेम और उनके परिपक्व बनाने एवं अधिकतम विकास करने में सहायता देने की सच्ची दिलचस्पी होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़, और उसे इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो अपना काम अच्छे से करेगा। फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस काम में फॉर्मेलिटी नहीं चल पाएगी। जब तक आप डीपली उसके बारे में समझ नहीं पाओगे, तो आप उसे इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो आप वो परामर्शदाता का काम कर ही नहीं सकते। साधनों का ज्ञान, मान लीजिए आपके पास कोई इक्विपमेंट है कि जिनको यूज़ करके आप अच्छी तरह से परामर्श का कार्य कर सकते हैं, उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर उनका ज्ञान ही नहीं है आपको कि आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने संसाधनों को, तो फिर आप उनका यूज़ नहीं कर पाओगे और अधिकतम सफल नहीं हो पाओगे अपने काम में, अधिकतम उसका लाभ नहीं उठा पाओगे और सफल व्यक्ति नहीं बन पाओगे, एक सफल परामर्शदाता नहीं बन पाओगे। तो परामर्शदाता को विद्यालय में भौतिक साधनों, मानवीय साधनों, विभिन्न व्यवसायों से संबंधित पर्याप्त जानकारी भी होना चाहिए। ठीक है, नम्र स्वभाव का होना चाहिए। परामर्शदाता को अपने छात्रों और परामर्श प्राप्त करने वालों के प्रति नम्र होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है दूरदर्शिता और गंभीरता। दूरदर्शिता यानी कि किसी भी समस्या को वो दूर से समझ ले, भाप ले कि हाँ भाई ये समस्या हो सकती है इस पर्टिकुलर चीज़ में लेकर, यानी इस व्यक्ति के साथ ये समस्या हो सकती है। सीरियस होना चाहिए वो, कि वो समझे। मान लीजिए किसी की कोई समस्या और उसको आप मजाक में ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। सूझबूझ को अभिव्यक्त करने वाले, भविष्य की समस्या के बारे में अनुमान लगाने वाले, वही चीज़ दूरदर्शिता, अनुमान लगाना, ये सब योग्यताएं उसमें होना चाहिए। और सीरियस भी होना चाहिए, किसी समस्या को लेकर मजाक में नहीं लेना चाहिए। ऐसी ये सब चीज़ें उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का ज्ञान, ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ें क्या होती, मानव का नेचुरल बिहेवियर होता है और इंसान वो उसको उसकी समस्या समझ लेता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, कुछ चीज़ें प्राकृतिक हैं, तो वो तो स्वाभाविक है, वो होंगी, तो उनका ज्ञान होना चाहिए। वो एक समस्या नहीं बल्कि नेचुरल चीज़ें हैं, वो तो होंगी। एक अच्छे परामर्शदाता को मानव के मूल सिद्धांतों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि मनुष्य ऐसा तो प्रकृति से ही है। नेक्स्ट है गहन सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की भी नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज। एक परामर्शदाता को आसपास के सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक वातावरण के बारे में गहरी समझ होना चाहिए, गहन समझ होना चाहिए, गहन नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता कि जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं उनको कभी कभी हमें रियल लाइफ से भी अटैच करके बताना पड़ता है कि देखो ये चीज़ें हैं, पर अब इनका यूज़ तो नहीं हो रहा, अब ऐसा तो नहीं हो रहा, आप अभी देख रहे हो वातावरण में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, अभी आप देख रहे हो करंट सोसाइटी में कि देखो सभी बेरोजगार हैं, अभी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेने से क्या होगा, सभी बेरोजगार हैं भाई, कोरोना पैंडेमिक चल रही है, सभी के पास पैसे की कमी है। अब आप टेंशन लोगे, बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल एडमिट हो जाओगे, मानसिक रोगी हो जाओगे, समस्या हो जाएगी, वो तो सभी के साथ चल रही है। ठीक है, तो उसे वातावरण के साथ की नॉलेज होना चाहिए, वातावरण की नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो समस्या को वातावरण के साथ भी रिलेट करके अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट है विशिष्ट व्यक्तिगत गुण। स्पेसिफिक कुछ व्यक्तिगत गुण भी होना चाहिए, पर्सनल गुण भी होना चाहिए। एक परामर्शदाता में कुछ विशिष्ट प्रकार के गुण, जैसे कर्तव्यनिष्ठा, अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करे। दूरदर्शिता यानी दूर से ही किसी समस्या को समझ ले, भाप ले कि हाँ भाई ये समस्या हो सकती है, ये समस्या इससे आगे चल के बढ़ जाएगी। सहिष्णुता, सहनशीलता होनी चाहिए। सिंपैथी होना चाहिए, किसी के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे। सहानुभूति होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए अपने काम के प्रति। विवेकशीलता, दिमाग अच्छा होना चाहिए।
ये सब चीज़ें एक व्यक्तिगत गुण उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो एक परामर्शदाता बन सकता है। बाल में मनोविज्ञान एवं किशोर मनोविज्ञान का विशेषज्ञ, जैसे मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो उसे अगर साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तभी वो दूसरे की योग्यता को, उसकी उसकी उम्र कह सकते हैं, परिपक्वता को, या फिर अपरिपक्व है वो बच्चा, तो वो सब चीज़ों को समझ पाएगा, उसकी रुचियों को समझ पाएगा, उसकी क्षमताओं को समझ पाएगा, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, गुणों को समझ पाएगा। तो ये सब चीज़ें वो जब ही समझ पाएगा जब उसे क्या होगा, साइकोलॉजी की नॉलेज होगी, यानी कह सकते हैं हम लोग किस चीज़ की नॉलेज है उसे, बाल मनोविज्ञान की नॉलेज होगी। या फिर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, मानसिक गतियों को, कि भाई मनुष्य ऐसा ऐसा तो सोचता है, मनुष्य का दिमाग इस दिशा में चलता है, ये सब चीज़ें मनुष्य की जिज्ञासाओं के बारे में, इच्छाओं के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में, ये सब चीज़ें वो जब भी समझ पाएगा एज अ परामर्शदाता, जब वो उसे नॉलेज होगी किसकी, बाल मनोविज्ञान की या फिर किशोर मनोविज्ञान की, किशोरों की समस्याओं को, ठीक है, ये सब चीज़ें तभी समझ पाएगा। शिक्षक का अनुभव, शिक्षण का अनुभव, टीचिंग का भी उससे एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो ये काम कर पाएगा। टीचिंग का अनुभव में क्या आ जाएगा, परामर्शदाता के लिए छात्रों के दैनिक कार्यों तथा समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझने, छात्रों के दैनिक कार्यों को आना चाहिए उसे समझना। शिक्षण मतलब शिक्षण क्या है, क्लास में जो पढ़ाता है टीचर, उसको पता है कि हमें क्लास में क्या क्या करना है, तो उन सब चीज़ों की भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि दैनिक कार्य बच्चों को क्या करवाना है, सबसे पहले भैया बाल सभा करवानी है, हमें प्रेयर करवानी है, उसके बाद हमें क्लासरूम में बच्चों को बैठना है, फिर उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, फिर वो सब्जेक्ट, फिर लंच का टाइम, फिर उनको कुछ मोरलिटी की बातें सिखाना है, फिर उनको खेल कूद के लिए ले जाना है, फिर उनको कुछ सामाजिक बातें सिखाना है, फिर कुछ इस तरीके से कई कई सारी चीज़ें हैं, सिंगिंग भी है, ड्राइंग भी करवाना है, आर्ट भी करवाना है, सब चीज़ें करवाना है। तो इन सब चीज़ों की उसे नॉलेज होना चाहिए, समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझने और साथ ही साथ उनके बारे में पूरी जानकारी भी होना चाहिए। किसी स्कूल में शिक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए, वही चीज़ है कि टीचर ट्रेनिंग उसे होनी चाहिए, किसी स्कूल में उसने पढ़ाया हो। कार्य का अनुभव बिल्कुल सही है, किसी भी क्षेत्र में अनुभव भी व्यक्ति और जिसे अनुभव नहीं हो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। अनुभवी व्यक्ति उस कार्य को बहुत अच्छे से सजा सवार के करता है, क्योंकि वो पहले वो काम कर चुका होता है, और जिसे अनुभव नहीं होता है वो उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता। तो परामर्शदाता को छात्रों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने और उनके जानने के लिए कार्य का अनुभव होना चाहिए। जब छात्रों की समस्याएं जब ही समझ पाओगे जब आप कक्षा में कभी गए होगे, जब आपने कक्षा के बारे में सोचा होगा कि बच्चे टीचर के बारे में क्या क्या सोचते हैं, या फिर आपने कभी ये सोचा होगा कि बच्चे क्लासरूम में आके ऐसी ऐसी एक्टिविटी क्यों करते हैं। मान के चलिए आपको पता नहीं कि बच्चे क्लास में आके कैसी कैसी एक्टिविटी करते हैं, तो आप तो उनकी हर एक्टिविटी को सीरियस ले जाएंगे। कई चीज़ें तो स्वाभाविक होती हैं जो बच्चे करते ही हैं, और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं। अगर वो चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर तो वो बड़े हो जाएंगे ना, वो बच्चे होंगे क्यों। तो ये सभी चीज़ें, मान लीजिए बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे तो खेलेंगे ही, बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें क्लासरूम में जो गया होगा उसे पता होगा कि भाई क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटी होती ही है, और उनको नहीं रोका जा सकता। कंक्लूजन क्या निकलती है, परामर्शदाता एक माली की तरह है जो अपनी बाग को लगाता है और पौधों को स्वयं उगने में सहायता करता है। वही चीज़ निकल करके आ गई कि वो उगने में सहायता करता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको एक आपको क्या हो रखा है, इंजरी हो रखा है। इंजरी यानी कह सकते हैं कहीं आपको लग गई है। अब आपके पास डॉक्टर ना आके, डायरेक्ट डॉक्टर ना आके, पट्टी ना करके, आपको सही करके पूरा घर पे ना छोड़ाए, ऐसा नहीं करेगा। आपको इंजरी हो रखी है, डॉक्टर नहीं आएगा, वो आपको बताएगा फ़ोन पे, भाई ये दवाई ले सकते हो आप, ये दवाई ले सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, वो आपको उस समय समय पे हेल्प करेगा, बताएगा। अब आपको मार्केट से दवाई लानी है और खानी है और ड्रेसिंग करनी है, आपको सब करना है, वो खाली आपको हेल्प करेगा कि सबसे पहले फर्स्ट एड करो, पट्टी बांधो, ये दवाई लगाओ, ये दवाई खाना, फिर वो सब आपको बता देगा, पर सब आपको करना है, वो आपकी हेल्प करेगा, खाली क्या करेगा, आपकी सहायता करेगा, ठीक है, ताकि आप सेल्फ डिपेंड बन सको। तो यही है परामर्शदाता का कार्य। कैसी लगी आपको आज की क्लास, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और आई होप आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।